नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर मनोज यादव सुपर सेंचुरी एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम और आपने मिलकर के एक सीरीज आरंभ की थी पैट 2023 के लिए, जिसे हम फ्री पढ़ाकर के चल रहे हैं। तो उसी में एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम मूल अधिकार का। तो मूल अधिकार को अगर हम समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला है कि ये ग्रहण हमसे ने कहाँ से किए। तो ये ग्रहण हमने किए अमेरिका से, जिसे आप यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। यह 50 राज्यों का एक संघ है, एक समूह है, जो कि 4 जुलाई 1789 में बना था। अगर इनकी प्रकृति की बात करें तो नकारात्मक है, क्योंकि राज्य की क्या शक्ति को कम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों? ये उसकी शक्ति को कम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर अगला जो प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, या मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो अगर हम भाग की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये भाग जो है 3 में है, और इनका अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 तक किया गया है। अगर हम बात करें इनकी स्थिति की, तो प्यारे बच्चों ये असीमित नहीं है। असीमित का मतलब कि आपको अगर बोलने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। आपको कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप भारतीय संसद के सामने जो जाकर के कहें कि मुझे प्लॉट यहीं लेना है, या किसी सैन्य इलाके में जाकर के कहें कि मेरा तो साहब प्लॉट यहाँ है और मैं यहाँ अंदर रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र कैसे हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते, नहीं रह सकते। इसलिए कहा जाता है कि इन पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। और युक्त युक्त निर्बंधन का मतलब क्या है कि इन पर अगर कोई आर्टिकल है, तो उसके तहत उसका सब आर्टिकल दे करके उसको जो है ये सुनिश्चित किया गया है कि आप उस पर क्या हैं, इसके तहत प्रतिबंधित किए गए हैं। ठीक है। वहीं इसी के साथ अगर हम बात करें कि मूल अधिकार कैसे अधिकार हैं, तो ये सामूहिक हैं या व्यक्तिगत हैं। तो प्यारे बच्चों, ये व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार बनाए गए हैं। और इनको सबसे पहले अमेरिका ने अपने यहाँ समायोजित किया था। अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 की, तो वहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ राज्य का अर्थ स्टेट से नहीं है प्यारे बच्चों, किससे है? अमूल संरचना से है। जैसे हम हर देश की जो प्रशासनिक संरचना है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है, उसको हम भिन्नता के साथ समझ पाएंगे। जैसे कि आप अगर समझने की कोशिश करें कि भारत एक लोकतांत्रिक है और अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। वहीं चीन जो है, चीन भी अपने आप को क्या कहता है कि हम भी लोकतांत्रिक हैं। क्या कहता है वो? लोकतांत्रिक। लेकिन वो कैसा है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट है। वहीं भारत संसदीय लोकतंत्र है और अमेरिका अध्यक्षीय लोकतंत्र का एक उदाहरण है। अब राज्य की परिभाषा, जैसे हमने राज्य की संरचना देख ली, अगर हम राज्य की परिभाषा की बात करें, तो भारत जो है या राज्य सरकार का कोई भी अंग, कोई भी ऐसा प्रशासनिक अंग, जैसे आप बात करें रेलवे की, थल सेना की, वायु सेना की, और प्यारे बच्चों आगे बात करें जैसे जल सेना की, या किसी भी राज्य की प्यारे प्यारे बच्चों पुलिस, या जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, फॉर एग्जाम्पल समझिए सीआईएसएफ है, या आपका एसएसबी है, या आप क्या कहते हैं आईटीबीपी है। ठीक है। या जो है आपका एक अर्धसैनिक बल है, और ये पूर्णतः सैनिक सुरक्षा जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन आता है, आपका असम राइफल। तो ये सभी, या जैसे रेलवे में बात करें तो रेलवे में मेट्रो है, या रेल निर्माण की कोई भी इकाई जैसे कपूरथला है या चितरंजन है, ये सभी प्यारे बच्चों किसकी परिभाषा में आ रहे हैं? राज्य की
परिभाषा में आते हैं। यहाँ तक कि आपका प्राथमिक विद्यालय जो है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वह भी राज्य की परिभाषा में आता है। अगर हम बात करें जैसे विद्युत उत्पादन इकाइयों की, तो ये भी राज्य की परिभाषा में आती हैं। लेकिन जब उदाहरण के तौर पे हम बीसीसीआई को समझें, भारत क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है या एसोसिएशन है, तो ये कभी भी राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। ये किसकी परिभाषा में है? ये उसकी परिभाषा से इतर है। यही एक कारण है कि सारे खिलाड़ी खेलते हैं तो वो भारतीय झंडे के बैनर तले तो खेलते हैं, लेकिन वह बीसीसीआई के हैं, वह बीसीसीआई के खिलाड़ी हैं। और इसीलिए समय समय पर जो है, ये आपने चर्चा पर चर्चा देखी भी होगी कि झंडे का स्लोगन उनके हेलमेट वगैरह या दूसरी जगह पर लगाया जाता है ताकि वो भारतीय खिलाड़ियों को चित्रित करे। और वो खिलाड़ी जो है किसके? बीसीसीआई के खिलाड़ी हैं, इसलिए सारे राइट्स जो है वहाँ बीसीसीआई को दिए जाते हैं। इसी के साथ अब हम अनुच्छेद 13 को समझने के जब प्रयास करेंगे, तो 13 जो है अनुच्छेद, वो मूल अधिकारों का क्या है बेटा? प्रहरी है। मूल अधिकारों का प्रहरी। प्रहरी का मतलब जो रक्षा करने वाला है, जो गारंटर है। अगर हम संस्था बतौर बात करें प्यारे बच्चों, तो संस्था कौन सी काम करेगी? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का गारंटर भी है और प्यारे बच्चों अभिभावक भी है। क्या है वह? जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो अंतिम निर्णय जो लेगा मूल अधिकारों पर, वो उच्चतम न्यायालय ही लेगा। तो इस तरीके से इसे गारंटर की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि अनुच्छेद 13 तो इस बात को कहता है, लेकिन अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं मूल अधिकारों के हनन पर, वहीं 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो कैसे कैसे सिद्धांत प्रयोग किए जाएंगे? पहला सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। मान लीजिए ये कोई शरीर है, उसका एक अंग जो है कैंसर से पीड़ित हो गया है या वहां पर कोई ऐसी बात हो गई है जैसे गैंग्रीन हो गई है, तो उसको अलग करना है। तो वहां पर हम पृथक्करण का प्रयोग करेंगे, सर्जरी करके उसको अलग कर देंगे। इसी तरीके से संसद ने कोई ऐसा अधिनियम या ऐसा कोई अध्यादेश पारित किया है प्यारे बच्चों, जो संपूर्णता में तो सही है, लेकिन उसकी कोई विशेष शब्द, कोई विशेष पंक्ति या कोई विशेष उसका जो है सारांश गलत है, तो उसको क्या किया जाएगा? पृथक कर दिया जाएगा। तब हम पृथक्करण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। वहीं जब हम बात करें कि दूसरा सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, तो आच्छादन का क्या अर्थ होता है? आच्छादन का मतलब होता है इक्लिप्स। अब भूगोल में ये दो स्थितियां बनती हैं प्यारे बच्चों। एक बनती है पीसीएस की। पीसीएस में जब आप क्वालिफाई करेंगे तो एसपी सिटी बन करके अपने शहर में या जिस भी शहर में होंगे वहां चमकेंगे। क्या अर्थ है इसका? पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन? चंद्रमा भाई साहब आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश दिन में पृथ्वी पर नहीं आ पाता, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं जब रात्रि के समय में सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाती है रात्रि के समय, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव हमेशा कब होगा? रात्रि में होगा, और सूर्य का प्रभाव हमेशा कब होगा बेटा? दिन में होगा। तो सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा वो हमेशा दिन में पड़ेगा और चंद्र ग्रहण हमेशा रात्रि में। तो इस स्थिति को इक्लिप्स कहते हैं, मतलब एक की छाया दूसरे पर पड़ना। अब अगर हम आच्छादन के सिद्धांत का अगर प्रयोग मूल अधिकारों में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि पहले, मतलब आजादी से पहले अगर कोई कानून बना है तो उसका प्रभाव आपको होता हुआ दिखाई दे। जैसे कि भारत का संविधान 26 नवंबर को बना, लेकिन आप उसको लेकर के कहां चले जाएं? मध्यकाल से किसी कानून को लेकर के आ जाएं, तब आप क्या कहेंगे? कि ये उस पर उसकी छाया पड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदित्यजन का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर जीना नहीं चाहता, अनुच्छेद 21 के तहत उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि आपका जीने का अधिकार है, वो कहता है साहब मैं मरना चाहता हूं। ऐसा अधिकार अमेरिका में दिया जाता है, भारत में नहीं दिया जाता। भारत में किसी कोई कितनी भी भयंकर बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन उससे जीने का अधिकार कभी भी नहीं छीना जाता।
यदि उसने जघन्य अपराध किया है तो विधि के अनुसार उसका जीने का अधिकार छीना जाएगा, उसको फांसी दी जाएगी। लेकिन कदापि ऐसा नहीं किया जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों कि वह कहे कि साहब मैं बीमारी से ग्रसित हूं और मुझको जो है मृत्यु दे दिया जाए। ये अमेरिका में है। मतलब आप अपने मूल अधिकारों का त्याग करना चाहते हैं तो आदित्यजन, लेकिन भारत में इसकी कोई स्थान नहीं है। अगला है भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। भावी प्रवर्तन का सिद्धांत को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या है भावी? मतलब कोई चीज लागू होगी तो भूतकाल से होगी या भविष्य काल में होगी। भविष्य काल का मतलब भावी रूप से। जैसे कि भारतीय संविधान की बात करें हम तो 26 नवंबर 1949 को बना प्यारे बच्चों, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया और जो भारत है उस दिन गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक, तब संपूर्णता के साथ पूरा संविधान भारत में लागू कर दिया गया था। अब वहां जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कि कोई रेप की सजा मध्यकाल में कि हाथी से उसको दबा दीजिए, प्राचीन काल में जो है कि इस व्यक्ति ने जिसने महिला के साथ रेप किया है उसका सिर का मुंडन करा दीजिए, उसकी मूछें मुड़वा दीजिए या उसको चील कौओं को खाने के लिए दे दीजिए। तो क्या वर्तमान में भी उसी के अनुसार सजा दी जाएगी? नहीं। तब हम क्या कहेंगे कि दांडिक मामलों में, जो दांडिक मामले हैं और एक मामला होता है सिविल का, तो सिविल के मामले में तो कानून को जो है भूतलक्षी लागू किया जा सकता है, लेकिन दांडिक मामलों में कभी भी कानून को भूतलक्षी नहीं किया जाएगा। हमेशा भविष्य लक्षी होगा, हमेशा भावी प्रभावी होगा, क्योंकि रेप की सजा वर्तमान कानून के अनुसार दी जाएगी, पिछले कानून के अनुसार नहीं दी जाएगी प्यारे प्यारे साथियों। अब अगर हम बात करें कि हमारे मूल अधिकार जो हैं प्यारे बच्चों वो कितने हैं, आरंभ में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, तो जैसे कि आप इस चार्ट के माध्यम से देख पा रहे हो तो पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से 18 तक ये आपको दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसी के साथ कोई किसी का शोषण ना करे तो अनुच्छेद 23 और 24 है प्यारे बच्चों। वहीं इसी के साथ जब आपके धार्मिक मामलों में किसी तरीके का कोई व्यवधान आए तो 25 और 28 का प्रयोग करें तथा अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ किसी को लुंगी पहननी है तो किसी को पजामा पहनना है, तो किसी को मामा कहना है तो किसी को मामू कहना है, किसी को उर्दू सीखनी है तो किसी को हिंदी सीखनी है। कहने का अर्थ है कि सबकी संस्कृति और शिक्षा अलग अलग होनी है। तो भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों में समायोजन किया कि 29 और 30 का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले हिंदू हैं उनकी संस्कृति भिन्न है, वहीं तमिलनाडु में जो रहने वाले हिंदू हैं उनकी संस्कृति भिन्न है। बात जब यहाँ तक आई तो कोई आपके मूल अधिकारों का जब हनन करेगा तो उसका उपचार भी करना पड़ेगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत किया गया, क्योंकि 32 ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा गारंटर है। लेकिन जब हम बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और स्टेट पर हाई कोर्ट और कौन है केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट, तो इन भाई साहब को भी 226 के तहत इनके हनन पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है। और इन भाई साहब को क्या बताया गया कि महोदय जब मेरे मूल अधिकारों का हनन होगा तो मैं आपकी शरण में आऊँगा और आप मेरे मूल अधिकारों को मुझे दिलाएंगे। तो इस उत्तरदायित्व को किसको सौंपा गया है? माननीय उच्चतम न्यायालय को।
तो इस तरीके से हमारे ये मूल अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता के समय इनकी संख्या 7 थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था। अब इसको समाप्त करके क्या केवल विधिक अधिकार बना दिया गया है, और 300A में इसका प्रयोग आपको बता दिया गया है कि भाई साहब, विधि अनुसार आपकी संपत्ति पर किसी का कब्जा नहीं होगा, लेकिन आपके मूल अधिकार नहीं है। अब अगर हम बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, आपने डॉक्टर मनोज यादव के साथ मूल अधिकारों को जाना कि हमारे कितने मूल अधिकार हैं। अब इनको विस्तार पूर्वक जानने के लिए प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना तथा लाइक और कमेंट करना ना भूलना। बने रहिए चैनल पर और आगे पढ़ते रहिए। पेट